लास्ट क्लास में हमने टॉपिक शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखा था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड आपको 19 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की शीट आपने डाउनलोड कर ली होगी, पेज नंबर 1 और 2 के होमवर्क आपने कर लिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में से टोटल 19 क्वेश्चंस में से पेज नंबर 1 और 2 से जो डाउट्स आए हैं वो देख लो। आई डोंट थिंक सो कोई सा सॉल्व करने जैसा है, बट फिर भी अगर होगा तो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 डाउट है। क्यों भाई, ए और बी को देखकर डर गए? मतलब ये तो हद हो गई कि कोई बोल रहा है कि सर 13 जैसे टाइप का तो क्वेश्चन ही नहीं किया है ना, 15 जैसे टाइप का तो क्वेश्चन ही नहीं किया, ये तो हद हो गई। तो अगर क्वेश्चन नंबर 13 और 15 जैसे टाइप के क्वेश्चन नहीं किए तो फिर क्या किया हमने लास्ट क्लास में? तो क्वेश्चन नंबर 13 में और क्वेश्चन नंबर 15 में कोई अंतर नहीं है। यहां पर आपको tan a बाय बी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में tan थीटा a बाय बी दिया हुआ है। आपको क्या करना है, जो प्रूफ करना है, ठीक है, उसका आप सबसे पहले LHS उठा लो। LHS उठाया, a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। आप इसमें क्या कर दो, किसका डिवीजन कर दो, कॉस थीटा का डिवाइड कर दो। तो क्या बन जाएगा, ये a साइन थीटा बाय कॉस थीटा a टेन थीटा बन जाएगा। क्लियर है? टेन थीटा की वैल्यू पता है, a इंटू ए बाय बी आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन बी आ गया, माइनस b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो b बच जाएगा केवल। फिर इसी तरह से यहां पर नीचे पुट करेंगे, तो ये पूरा अगर सॉल्व करोगे तो ये किसके, RHS के इक्वल आ जाएगा। हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 15 में भी उसी तरह से करना है आपको। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है और यहां पर क्या है आपके पास वेरीफाई करने के लिए, आपको एक LHS है एक RHS है। आपको लगता है कि LHS को उठाना है, LHS को उठाओ, RHS लेकर आओ। आपको लगता है RHS उठाना है, LHS से प्रूफ करना है, उसको LHS के इक्वल लाना है, वैसा कर लो। तो ज्यादा सही क्या रहेगा वो मैं बता देता हूं आपको। आप कोई सा भी उठा लो, LHS उठाना है LHS उठाओ, RHS उठाना है RHS उठाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी उसी तरह का है, कुछ भी अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखकर क्यों डर रहे हो भैया? क्यों डर लग रहा है क्वेश्चन नंबर 19 से? क्वेश्चन नंबर 19 में आपको AB यानी कि हाइपोटेनियस दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, AC आ जाएगा। AC आएगा 20 यूनिट्स। कितना आएगा? 20 यूनिट्स। अब उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को 1 लेकर आना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू डालो। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और स्क्वायर भी है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। क्लियर है? और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। सॉल्व करके देखना। अगर आप केयरफुली सॉल्व नहीं करोगे ना तो देखो गलती तो होनी है। तो एक बार करो, 10 बार करो, और अगर गिव अप कर दो तो मुझे फोटो क्लिक करके सेंड कर देना कि सर इतना ट्राई किया फिर भी नहीं आया, तो फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं मना तो कर नहीं रहा हूं, सीधी सी बात है, जो चीज आप कर सकते हो उसको मैं क्यों करूं, है ना? सही है ना? चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लास्ट क्लास में हमने एंड तो किया था, बट कुछ क्वेश्चंस और कर लेते ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। देखेंगे क्वेश्चन 12 क्वेश्चंस किए थे हमने, है ना? 13वां क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन लिखेंगे। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिखा। और एक कंडीशन और दी हुई है, क्या, BC प्लस AC, क्या दिया हुआ है, BC प्लस AC 25 सेंटीमीटर। ठीक है, BC प्लस AC कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन A, कॉस A एंड सेक C। ठीक है,
तो यहां पर ध्यान दो, ट्राइंगल ABC आपको दिया हुआ है राइट एंगल्ड एट BAB 5 सेंटीमीटर है और BC प्लस AC का सम दिया हुआ है 25। ठीक है, आपको क्या करना है, साइन A कॉस A और सेक C निकालना है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल 12th वाले जैसा ही है, कुछ भी अंतर नहीं है इसमें, है ना। हम क्या करेंगे, लेट हमने BC को क्या मान लिया, x सेंटीमीटर, तो AC कितना हो गया 25 माइनस x। ठीक है, अब बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम यहां पर। बाय पाइथागोरस थ्योरम आप कर सकते हो, इसको फटाफट से करो। BC अननोन है, x और AB कितना है 5। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 में लगाया था a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ बच्चे पूछने लगे सर ये कैसे आ गया। अरे भैया 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो लगाऊंगा, और क्या। ठीक है, तो भूलना नहीं है ये सब, मैं नहीं बताऊंगा ये सब कि ये कैसे आई स्टेप। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया तो आ गई, इतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अगर x आ गया 12 सेंटीमीटर, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 25 माइनस 12 दैट इज 13 सेंटीमीटर। आ रही क्या बात समझ में, कोई दिक्कत? तो यहां पर हमको निकालना था, हमने निकाल लिया। अब उसके बाद क्या करना है हमको, उसके बाद हमको एंगल A पर फोकस करना है। ठीक है, तो साइन A सबसे पहले क्या है, साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BC अपॉन AC। ठीक है, तो BC कितना है 12/13। फिर इसके बाद चाहिए कॉस A बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस A के लिए बेस कौन है, BAB। फिर चाहिए हमको सेक C। तो सेक C निकालने के लिए C, ये वाला C, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कौन है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका ठीक उल्टा यहाँ लिख देते हैं, जबकि गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉस A है, ये सेक C है। तो सेक C के लिए आपको क्या करना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस नहीं, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा, दैट इज AC। ठीक है, बेस क्या बन जाएगा, अगर सेक C की बात करें तो बेस बन जाएगा BC। 13/12। कोई दिक्कत किसी को है? इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 2 क्वेश्चन और हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम। बोलू क्वेश्चन नंबर 14। इन ट्राइंगल ABC right angled at C, in triangle ABC right angled at C, if tan A is equal to 1/√3, in triangle ABC
राइट एंगल्ड एट सी, ठीक है। इफ tan A क्या गिवन है हमें, tan A 1/√3 ऐसा गिवन है, एंड tan B √3 गिवन है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है sin A cos B प्लस cos A sin B की वैल्यू 1 है। प्रूव दैट ये क्या है, गिवन है। तो बोला है प्रूव दैट sin A cos B प्लस cos A sin B इज इक्वल टू 1। ABC एक ट्राइंगल है ना, यहां पर हम दे देते हैं नाम ABC। क्या बोला है हमें, राइट एंगल्ड एट C, तो राइट एंगल्ड एट C बना दिया हमने। tan A 1/√3 बोला था, tan B √3 बोला था, जैसा जैसा बोला था हमने बना दिया यहाँ पर। अब हमें क्या ये प्रूफ करना है, sin A cos B प्लस cos A sin B कितना है, 1। इसकी वैल्यू क्या है, 1, ये हमें प्रूफ करना है। तो फटाफट से करो, कैसे करोगे देखो। tan A की अगर हम बात करें, चलो tan B ले लेते हैं, ये वाला B इधर है ना, tan B ले लेते हैं, ठीक है। tan B की बात करें तो tan B क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AC अपॉन BC, ठीक है। tan B कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AC अपॉन BC, ठीक है। सो लेट द लेंथ ऑफ AC कितनी ले सकते हैं हम, tan B की वैल्यू क्या दे रखी है, √3, तो ये क्या है, √3 अपॉन 1 है ना। tan B कितना दे रखा है, √3 अपॉन 1, ये हमें गिवन है, तो यहाँ पर √3x बोल सकते हैं हम। एंड द लेंथ ऑफ BC B कितना हो जाएगा, बोलो x, ठीक है। तो AC की लेंथ √3x और लेंथ ऑफ BC कितना, x, समझ गए, क्योंकि ये रेशियो हमको गिवन था, तो उसके बिहाफ पर AC और BC की लेंथ हमने कंसिडर कर ली। AC BC की लेंथ कंसिडर कर ली तो केवल परपेंडिकुलर और बेस से हमारा काम होगा क्या, हाइपोटेनस भी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर AB होगा, ठीक है। AB क्या है, हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां पर हमें AB चाहिए, BC कितना है, x का स्क्वायर, और AC कितना है,
√3x का स्क्वायर, तो ए बी कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर आ गया 4x स्क्वायर, देयरफॉर ए बी 2x आ जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, तो ए बी कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। ए बी 2x आ गया तो साइन ए निकाल सकते हैं, ठीक है, और कॉस बी भी निकल जाएगा, कॉस ए साइन बी भी निकल जाएगा, ठीक है। नाउ टेकिंग LHS, ठीक है, LHS ले लेते हैं। क्या है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं यहां पर। साइन ए की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन ए ये रहा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी, तो परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेनियस ए बी होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कॉस बी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। फिर कॉस ए के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर आपको बहुत ही केयरफुली चलना पड़ता है अगर इस तरह से डायरेक्ट करना हो तो, है ना। तो जो जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं, है ना, वो लिख देते हैं यहां पर। हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई है, BC की x, AC की √3x और यहाँ की 2x, ठीक है, पुट करते हैं। BC x अपॉन AB कितना है 2x मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 2x, ठीक है, प्लस x अपॉन 2x मल्टीप्लाई बाय AC कितना है √3x, वापस यहां पर √3x अपॉन 2x। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा यहां पर 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2। x से x कट जाएंगे सारे, है ना, x सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4, 4 LCM आ गया, यहाँ 4 कितना आ गया 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आ रहा है आंसर 1। ऑब्वियसली बात है, प्रूफ करना था हमको, कितना लाना था 1 आ रहा है, क्लियर है सभी को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्या किया हमने, हमें tan A tan B दे रखा था, हमने tan B उठाया, ठीक है। tan A उठाते तो भी कोई बात नहीं थी, तो दोनों में से कोई एक उठाकर आपको तीसरा साइड निकालना है और फिर खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आप tan A उठाते हो तो tan B यूजलेस हो जाएगा, tan B उठाओगे तो tan A यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर tan B उठाया और यहां पर AC BC को कंसिडर कर लिया, AB की वैल्यू आ गई, तो आपने क्या किया LHS उठाया, LHS उठाकर आपने वैल्यूज रख दी, ठीक है। यहां पर हमने पहली बार डायरेक्ट वैल्यूज रखी हैं, है ना, आ रही है बात समझ में। साइन A के लिए हम निकालते थे, कॉस B के लिए निकालते थे, फिर उसके बाद पुट करते थे, वो नहीं किया, यहां पर डायरेक्टली निकाल कर रख दी। आई बात समझ में। तो ऐसा करना थोड़ा सा क्या होता है, रिस्की होता है, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 लिखेंगे। इन ट्राइंगल ABC इट इज गिवन दैट एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। सेम क्वेश्चन है, रहने दो। क्वेश्चन नंबर 15 सेम क्वेश्चन है
है ना, यही सब लिखा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। क्लियर, रहने दो, है ना। केवल ये अंतर है क्वेश्चन नंबर 15 में कि केवल 10A दिया हुआ है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहां पर 10A की वैल्यू लेना है ना, तो 10B की नहीं लेकर केवल 10A की लेंगे, और 10A की वैल्यू से हम क्या निकालेंगे, थर्ड साइड निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 रहने दो, बिल्कुल उसी तरह का है ना, जैसा अभी हमने 14 किया। चलो, तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज खत्म हुआ। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल देखेंगे हम। यानी कि अभी तक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख रहे थे उसमें एंगल क्या था, अननोन था। हम थीटा ले रहे हैं, कभी ए ले रहे हैं, कभी बी ले रहे हैं, कभी सी ले रहे हैं। अभी तक कोई वैल्यू ली क्या, नहीं। अब इस वाले पार्ट में, ट्रिग्नोमेट्री के ये वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स लेकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। तो कुछ पर्टिकुलर जो एंगल्स है वो कौन कौन से रहेंगे, एक तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर एंगल्स हैं जिन पर हम क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितने, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनके 5 एंगल्स पर हम वैल्यूज देखेंगे। ठीक है, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45, 60 और 90। टोटल कितनी वैल्यू हो जाएगी बताओ, 6 5 30 वैल्यूज हो जाएंगी, है ना। तो ये आपको याद करना रहेगी। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। सबसे पहले 45 डिग्री क्यों, देखो अभी पता चल जाएगा, लाइन से हम सारी देखते जाते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री लिखेंगे, ट्राइंगल ABC, let triangle ABC be a right angled triangle in which angle B equal to 90 degree. Let triangle ABC be a right angled triangle in which angle B equal to 90 degree. लिखा, and angle A equal to 45 degree. And angle A equal to 45 degree. So clearly angle C is also equal to 45 degree. So clearly एंगल C इज ऑल्सो इक्वल टू 45 डिग्री। बताने की जरूरत नहीं है मुझे, हमने क्या सपोज किया, एक ट्राइंगल ABC जिसमें एंगल B 90 माना। ठीक है, मान सकते हैं। उसके बाद हमने क्या बोला कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे 45 डिग्री पर। ठीक है, तो अगर एक 90 दूसरा 45 हो गया तो तीसरा भी क्या होगा, 45 हो गई। एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, बस लगा दो। तो यहां पर हमने क्या मान लिया, हम बोलते हैं लेट साइड AB be A units. Let side AB be A units. So AB equal to BC A units.
क्यों भाई, ऐसा क्यों? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना। ए बी और बी सी दोनों इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों के अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है। तो यहां पर हमने अगर क्या किया, ये 90 डिग्री ले लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, कोई भी एक एंगल 45 बोल दो, दूसरा अपने आप 45 हो जाएगा, ठीक है। हमने एंगल ए को 45 माना तो सी क्या आ गया, अपने आप 45 आ गया। आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वगैरह, डायरेक्टली बोल सकते हो। क्या लिखा हमने? सो क्लियरली एंगल सी इज ऑल्सो इक्वल टू 45 डिग्री। लिखा कि नहीं लिखा? सारी चीजें लिखना थी ये जो मैंने बोली है। फिर फिगर बनाया होगा आपने, लेट ए बी बी ए यूनिट्स, ए बी को माना ए यूनिट्स, ठीक है। ए बी की लेंथ क्या मानी, ए यूनिट्स, तो ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा ए यूनिट्स डायरेक्टली, कोई रीजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके समझने के लिए रीजन की जरूरत है क्या, कि ए बी इक्वल टू बी सी कैसे हुआ, अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी, है ना। तो आपने ये सारी थ्योरम्स 9th क्लास में पढ़ी होगी। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ फटाफट से और एसी निकालो। आलस मत किया करो, सब लिखा करो, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो AC की वैल्यू क्या आ गई, √2 A यूनिट्स आ गई कि नहीं आ गई? सो नाउ we can write all trigonometric ratios of 45 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम साइन 45 डिग्री, फिर उसके बाद कॉस 45 डिग्री लिखते जाओ, टेन 45 डिग्री। वैल्यू फाइंड आउट करना सिखा रहे हैं आपको डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि वो टेबल बनवा दी, है ना, स्कूल वालों की तरह टेबल बनवा दी और भैया छाप लो वैल्यूज, ऐसा नहीं। वैल्यू निकालना सीख रहे हैं हम, ये निकालने के लिए आती है एग्जाम में, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी? अब आप चाहे इसको बोल लो या इसको बोल लो, वैल्यू एक ही आनी है, क्लियर है। तो यहां पर हमने क्या लिया, AC कितना आया, √2A, ये भी A और ये भी A, क्लियर आई कि नहीं बात समझ में? अब यहां पर हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। साइन 45 बताओ क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है, AB बाय AC, ठीक है। आप चाहो तो इसको 45 ले लो, आप चाहो तो इसको 45 ले लो, किसी को भी ले सकते हो। मैं यहां किसको 45 ले रहा हूं, C को 45 ले रहा हूं। हमने A को कंसिडर किया था, बट यहां पर हम किसको, इसको 45 कंसिडर कर रहे हैं। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो यहाँ AB बाय AC, तो आप यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस रखोगे, किसी को भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आई बात? तो AB कितना हो जाएगा, A अपॉन √2A, A से A कैंसिल, क्या आ गई वैल्यू, 1/√2, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है, BC अपॉन AC, A अपॉन कितना आएगा, √2A, A से A कैंसिल, क्या आ गया, 1/√2, ठीक है। टेन 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, AB, बेस क्या है, BC, कितना है A, ये भी A, कितनी आ गई वैल्यू, 1। कॉसेक, कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस AC है और ये AB है, तो ये कितना हो जाएगा, √2A बाय A, तो A से A कैंसिल, क्या आ गया, √2, ठीक है। उसी तरह से सेक 45, सेक 45 क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस,
ठीक है। लास्ट में cot 45 बेस अपॉन परपेंडिकुलर ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो यहां पर हमने क्या किया, 45 डिग्री की सारी वैल्यूज निकाल ली। 45 डिग्री की सारी वैल्यूज निकालना आ गई। 45 डिग्री की बेसिकली वैल्यू निकालना आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, ठीक है। आपको अब हमने क्या किया, ये 5 डिग्री में से देखो, 5 डिग्री में से आप इसकी और इसकी वैल्यू तो निकाल सकते हो, है ना। 30, 60 और 45 ये तीनों तो निकाल सकते हो आप। क्लियर है? आई बात समझ? ये जो है ये एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है, ये एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है। 45 डिग्री की हमने क्या निकाली, ज्योमेट्रिकली। 60 और 30 की भी कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिकली, ठीक है। 90 की एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है और 0 डिग्री की तो मैथमेटिकली निकाल के रख दी जाती है, ठीक है। आई कि नहीं बात समझ में? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल, तो हमने 45 डिग्री के लिए क्या निकाली, वैल्यूज निकाली। आपके पास सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। ये वैल्यूज आप चेक भी कर सकते हो सही है कि नहीं है। समझ में आया सभी को? आगे बढ़े, लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 एंड 30 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 एंड 30 डिग्री। 60 एंड 30 डिग्री। अब यहां पर 45 डिग्री के लिए हमने क्या किया था, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर किया था कि नहीं किया था। अब हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसिडर करना होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 एंड 30 डिग्री के लिए हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसिडर करना होगा। तो लिखेंगे कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC whose each sides is equal to 2A, whose each side is equal to 2A, ठीक है। तो ये वाली साइड भी कितनी है, 2A, ये वाली साइड भी कितनी है, 2A। यहां पर एक ट्राइंगल कंसिडर कर लिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, जिसकी हर एक साइड क्या है, 2A यूनिट्स। क्लियर? फिर लिखेंगे लेट AD is perpendicular on BC, let AD is perpendicular on BC, let AD be perpendicular on BC. Now we know that, लिखेंगे now we know that, क्या जानते हैं हम, बताओ आप। हम ये जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया वो मीडियन की तरह काम करता है, वो एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करता है। तो ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया AD, ये मीडियन की तरह काम करेगा, तो BD इक्वल टू DC हो जाएगा। आई बात समझ में? तो क्या आपने फिगर बनाया, क्या आपने उसके नीचे लिखा जो मैंने बोला। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं हम, जिसकी हर एक साइड क्या होगी, 2A 2A, और BC भी कितना होगा, 2A, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या लिखा, लेट ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC। अब ये ट्राइंगल कैसा है, साधारण है क्या, नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो क्या बोलेंगे हम, नाउ वी नो दैट इन इक्विलेटरल ट्राइंगल एल्टीट्यूड एंड मीडियन कॉन्साइड ईच अदर, ठीक है। या फिर आपने दूसरे वर्ड्स में लिखा हो तो परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विल एक्ट एज अ मीडियन, ठीक है। मीडियन और परपेंडिकुलर दोनों कॉन्साइड करते हैं, यानी कि दोनों एक ही होते हैं। तो AD क्या है, परपेंडिकुलर बोल लो, चाहे क्या बोल लो, एल्टीट्यूड बोल लो, चाहे मीडियन बोल लो, एक ही बात है। therefore BD equal to DC is equal to A यूनिट्स, ठीक है। तो ये BC पूरा कितना था, 2A यूनिट्स, तो AD इक्वल टू DC हो जाएगा, तो कितना आ गया, A यूनिट्स, ठीक है। ये A आ गया, ये 2A है, हम AD निकाल लेंगे। तो इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ABD, in right triangle ABD, by Pythagoras theorem
पूरा पूरा लिखने की आदत डाल लो बेटा, सही रहेगा। आई बात समझ में? ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो ए बी कितना है 2a, ए डी हमें निकालना है, बी डी कितना है ए स्क्वायर 4a स्क्वायर, तो ए डी कितना आ जाएगा √3a यूनिट्स। ठीक है, ए डी कितना आ गया √3a यूनिट्स। आ रही बात समझ में? कितना आ गया √3a यूनिट्स। समझ गए सभी लोग? यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, आपके पास क्या आ गया AD आ गया, यानी कि आपको तीसरी साइड निकालना थी। ठीक है, ये हमने ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसिडर किया, हर एक साइड 2a 2a 2a, AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो AD मीडियन की तरह एक्ट किया, ये 2a तो ये क्या हो जाएगी A, ये वाली कैसे निकल गई, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर निकल गई, AD की वैल्यू कितनी आ गई √3a यूनिट्स। अब क्या बताओ? अब आपको ये बोलना होगा कि इन ट्राइंगल ABD ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल 60 होता है, तो ये कितना होगा 30। आई कि नहीं बात समझ में? क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम क्या जानते हैं, ये 90 डिग्री, AD क्या परपेंडिकुलर ऑन BC, देयरफॉर एंगल ADB इक्वल टू 90। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल एवरी एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो एंगल B कितना हो गया 60, और एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा BAD कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है सभी को अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? तो यहां पर अब हम क्या निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे नाउ वी कैन फाइंड आउट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, नाउ वी कैन फाइंड आउट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज for 30 and 60 degree. तो यहां पर मैंने क्लेरिफिकेशन दे दिया कि इन ट्राइंगल ABD ADB 90 डिग्री, रीजन AD परपेंडिकुलर ऑन BC, ABD 60 डिग्री, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो क्लियरली BAD 30 डिग्री। रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सभी को क्लियर है? सो नाउ वी कैन फाइंड आउट, we can write all trigonometric ratios of 30 and 60 degree. ठीक है, now we can write all trigonometric ratios of 30 and 60 degree. ठीक, तो trigonometric ratio of 30 degree, trigonometric ratio of 30 degree, 30 डिग्री के लिए हमको एंगल A को देखना होगा, है ना, आपको ट्राइंगल ABD को देखना है ध्यान से, और एंगल A कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री कौन है एंगल A, उसी को देखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर सब जगह क्या कर दो 30 डिग्री लिख दो, वैल्यूज लिखेंगे फटाफट से, देखो क्या आता है। हर एक वैल्यू आपको निकालनी होगी, जैसे हमने 45 के लिए निकाली थी उसी तरह से फास्ट। तो साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री,
टेन 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या होगा? बी डी। और हाइपोटेनियस क्या होगा बताओ? ए बी। तो बी डी कितना है? ए। और ए बी कितना है? 2a। तो वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। कॉस 30 डिग्री, बेस, बेस क्या होगा? ए डी। हाइपोटेनियस ए बी। तो ए डी कितना? √3a अपॉन 2a, तो √3/2। कॉस 30, टेन 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा? यहां पर 30 डिग्री कौन है? भूलना नहीं है, 30 डिग्री ये है, 30 डिग्री ये है, तो परपेंडिकुलर ये होगा बी डी अपॉन ए डी। तो बी डी कितना? ए डी √3a, तो टेन 30 कितना आ गया? 1/√3। क्लियर? कॉसेक 30, कॉसेक 30। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो? इसको देख सकते हो अब, ठीक है। तो हाइपोटेनियस कितनी? ए बी, परपेंडिकुलर क्या? बी डी। तो ए बी कितना? 2a, और ये a कितने आ गई वैल्यू? 2। समझ में आ रही बात? कॉसेक 30 डिग्री। इसी तरह से आप बाकी दोनों भी निकालो। 60 डिग्री के लिए निकालो फटाफट से। सेक 30 डिग्री क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ए बी अपॉन ए डी। ठीक है, तो ए बी अपॉन ए डी कितना आ जाएगा? 2a √3a, ए से a कैंसिल, कितना हो गया? 2/√3। फिर कॉट 30, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस ए डी अपॉन बी डी। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बी डी। कितना आया? √3a अपॉन a √3। कॉट 30 आ गया √3। क्लियर सभी को? अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं? तो यहां पर हमने क्या निकाले? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। अब 60 डिग्री निकालेंगे। क्या करेंगे? 60 डिग्री निकालेंगे। 60 डिग्री निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 डिग्री निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? 60 डिग्री निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, यहीं पर मैं करेक्शन करूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री। यहां पर सभी जगह क्या आ जाएगा? 60। तो 60 डिग्री देखते हैं। साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए डी बाय ए बी। ठीक है, फिर कॉस 60, कॉस 60 क्या आएगा? बेस बी डी अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर ए डी बाय बी डी। फिर यहां पर हाइपोटेनियस ए बी अपॉन ए डी। फिर सेक, सेक 60 कितना? ए बी बाय बी डी। फिर कॉट 60, कॉट 60 क्या होगा? बी डी बाय ए डी। ठीक है ना, कॉट 60
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छे से चेक कर करके लिखेंगे, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। AD की वैल्यू देखो, AD की वैल्यू √3/a और AB की वैल्यू कितनी है 2a, तो a से a कैंसिल, √3/2 आ गया sin 60, ठीक है, sin 60 आ गया √3/2। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, BD की वैल्यू क्या है a और यहाँ पर 2a, तो a से a कैंसिल, 1/2 आ गया sin cos 60। फिर यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज हैं, √3a और a, ठीक है, a से a कैंसिल, tan 60 की वैल्यू आ गई √3। फिर cosec 60 के लिए AB/AD √2a और AD कितना है √3a, तो 2/√3। फिर sec 60 के लिए AB/BD, फिर cot 60 के लिए BD/AD। क्लियर सभी को अच्छे से, कोई दिक्कत किसी को? तो sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की 1/2, tan 60 की √3, cosec 60 की 2/√3, sec 60 की 2, cot 60 की 1/√3। आपको टेंशन नहीं लेना है कि कैसे याद होगा, क्या होगा, वो सब अपने आप हो जाएगा, ठीक है, भरोसा रखो, है ना। ये सारी चीजें अपने आप याद हो जाएगी। आपको केवल अभी देखते चले जाना है, नोट करते चले जाना है और क्या ऑब्जर्व करते चले जाना है। sin 30 की निकाली हमने, sin 60 सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है ना। क्वेश्चन क्या बनकर आता है, कैसा आता है क्वेश्चन, अभी बताते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज रहती है कि क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री, केवल एक पूछते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री ज्योमेट्रिकली, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना होता है, आपको केवल ये पूरा कंसिडर करना होता है यहां से यहां तक, और केवल sin 30 की वैल्यू निकालना है। अगर आपसे बोलेंगे फाइंड cos 60 डिग्री ज्योमेट्रिकली, तो cos 60 की वैल्यू ज्योमेट्रिकली कैसे निकालनी है, आपको यही पूरा सब वापस करना है और केवल cos 60 की निकालकर बताना है, दैट्स इट। बाकी ये सारे के सारे निकालकर बिल्कुल नहीं बताना है। आई बात समझ में? 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 90% स्टूडेंट छोड़कर आते हैं, क्यों? क्योंकि केवल वो वैल्यू रट लेते हैं, उनको निकालना तक नहीं आता है, फाइंड आउट करना नहीं आता है। आई बात समझ में? तो ये जो हम वैल्यूज निकाल रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट बार निकाल रहे हैं, इसके बाद हम भी क्या करेंगे, ये वैल्यूज को याद कर लेंगे और जहां जरूरत होगी पुट कर देंगे, दैट्स इट, काम खत्म। समझ में आई बात? चलो फिर ये कौन कौन से हो गए, 30, 45, 60 हो गए। कौन कौन बचा, 0 और 90। तो 0 और 90 ये क्या एक्सपेरिमेंटली आते हैं, है ना, इनका कोई ज्योमेट्रिकल मैथमेटिकल मेथड नहीं है। तो लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री एंड 0 डिग्री। तो सबसे पहले 90 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1। तो यहां पर देखो 0/1 कितना हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। आ रही है बात समझ में? यहां पर आपको क्या करना है, केवल ये दोनों याद रखना है। साइन 0 डिग्री कितना, 0, साइन 0 डिग्री कितना 0, कॉस 0 डिग्री कितना 1। tan क्या होता है, tan होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो 0/1 क्या होता है 0।
अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉसेक। कॉसेक क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल। तो ये क्या है? ये लिखा है 0/1। साइन क्या लिखा है? 0, मतलब 0/1। तो अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका? 1/0। 1/0 मतलब क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। सेक 0 डिग्री, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा बताओ? 1/1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। क्लियर है? कॉट 0 डिग्री मतलब 10 का रेसिप्रोकल, तो 0 मतलब क्या हो गया? 0/1, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। तो ये भी क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्लियर है सभी को अच्छे से? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री लिखा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 1, कॉस 90 0। ठीक है, यहां पर साइन 0 कितना था? 0। कॉस 0 कितना था? 1। यहां उल्टा हो जाएगा, साइन 90 1, कॉस 90 0। जो 0 था वो 1, जो 1 था वो 0। तो अब बताओ tan 90 कितना होगा? 1/0। 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। फिर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो 1/1 1 ही रहेगा। ठीक है, कॉस 90 का रेसिप्रोकल सेक 90, तो ये 0/1 है। 1/0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर क्या बचा? कॉट 90। क्या बचा? कॉट 90। तो कॉट 90 कितना होगा? नॉट डिफाइंड, यानी कि 1/0। नॉट डिफाइंड कब आया? जब क्या होगा? 1/0। तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा? मतलब 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1, तो कितना आ गया? 0। आई कि नहीं आई बात समझ में? क्लियर है अच्छे से? तो इसका मतलब क्या कि हर एक एंगल में अगर हम ये दोनों याद कर लें तो बाकी निकाल सकते हैं खड़े खड़े। आई कि नहीं आई बात समझ में? और साइन और कॉस बहुत ही इजी है याद करना। कैसे? टेबल बनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे याद करेंगे। ठीक है, सभी ने लिख लिया ये अच्छे से? चलो अब एक टेबल बनाते हैं हम, जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेंशन करेंगे। क्लियर? तो हेडिंग तो डली हुई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर थीटा लिखते हैं, है ना? थीटा क्या क्या लेंगे? थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल हो गए। एंगल क्या? थीटा। आ रही बात समझ में? और यहां पर हम क्या लेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, यहां पर हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले हम लेते हैं साइन थीटा, फिर लेते हैं कॉस थीटा। ठीक है, आ रही बात समझ में? और इसी तरह से 6 की 6 यहां पर ले लो लाइन से फटाफट से।
चलो, तो आपको कौन कौन सी वैल्यू याद होनी चाहिए? केवल साइन और कॉस की, है ना, केवल साइन और कॉस की वैल्यू याद होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं वो भी याद करने की जरूरत नहीं, केवल ये याद करो कि बड़े से छोटा। क्या याद करो? बड़े से छोटा। कैसे? देखो, साइन 0 डिग्री पर क्या होता है? 0। ठीक है, तो इसकी गाड़ी कहां से स्टार्ट होती है? 0 से, और कहां पर एंड होती है? 1 पर। तो इसका मतलब जितने भी नंबर है वो 0 से 1 के बीच में। कितने? जितने भी नंबर है वो कहां से कहां तक है? 0 से 1 के बीच में। आ रही बात समझ में? तो 0 से बड़ा क्या? तो यहां पर यह चीज आपको ध्यान रखना होगी कि 0 से बड़ा क्या है। तो यहां पर 0 से बड़ा हाफ होगा। आई बात समझ में? फिर उससे बड़ा क्या होगा? 1/√2। फिर उससे बड़ा क्या होगा? √3/2। खत्म। इतने में तो पूरी टेबल बन जाएगी। कैसे? साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक जाती है ना। साइन थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में कहां से कहां तक जाती है? 0 से 1 के बीच में। क्लियर है? ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? 0, ये कितना है? 1/2, मतलब 0.5 हो गया। इसकी वैल्यू निकालोगे तो 0.5 से बड़ी आएगी। इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? 0.5 से और बड़ी आएगी, और सबसे बड़ी वैल्यू 1। समझ में आई बात? क्लियर है? और cos थीटा लिखना है आपको, तो एक काम करो, यहां 1 लिखो। सबसे बड़ी 0, cos थीटा की वैल्यू सबसे बड़ी कहां होती है? 0 डिग्री पर, और सबसे छोटी कहां होती है? 90 डिग्री पर। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जैसे ये साइन थीटा लिखा है, बस इसका उल्टा चला दो। यहां पर 1 लिखा है, ये 1, ये √3/2, यहां आ जाएगा √3/2। फिर यहां क्या लिखा है? 1/√2, एज इट इज ये आ गया। ठीक है, 1/√2, और यहां हाफ, यहां हाफ। क्लियर? समझ में आई बात? मतलब यहां पर देखो इस तरह से जा रहा है, और यहां पर ठीक उल्टा जा रहा है। आई कि नहीं आई बात समझ में? क्लियर है सभी को? तो आपको क्या याद रखना है? 0, 1/2, 1/√2, 3/√3/2 और 1। उसका ठीक उल्टा यहां पर 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। क्लियर? समझ में आया? tan, cosec, sec, cot, ये सब तो आप लिख ही लोगे, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं लिख सकते। बताओ, है क्या कुछ? अब नहीं है? कर सकते हो? चलो, tan का लिखते हैं। तो sin बाय cos होता है 10, तो 0/1 0। ठीक है, फिर 1/√2 और √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा? 1/√3 आएगा कि नहीं आएगा? यहां पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। ठीक है, और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। आई बात समझ में? 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। कॉसेक इसका ठीक उल्टा, 0/1, 1/0, नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/2 का 2 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, और √3/2 का 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, और 1/1 इज 1। सेक, सेक के लिए कॉस को पकड़ो, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, है ना, क्योंकि 1/1 1/1। √3/2 क्या आ जाएगा? 2/√3। फिर 1/√2 के लिए √2, और 1/2 के लिए 2, और 0/1 है तो 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। क्लियर? फिर कॉट के लिए 10, 10 क्या है? 0/1, तो इसका उल्टा 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, 1/√3 तो ये हो जाएगा √3, यहां 1 तो यहां पे भी 1, यहां √3 तो यहां 1/√3, और यहां नॉट डिफाइंड, मतलब नॉट डिफाइंड मतलब क्या हो गया? 1/0, तो यहां 0/1 यानी कि 0। समझ में आई बात? तो आपने देखा कि हमने केवल ये लिखा, और इसको देखकर ये लिखा, फिर इन दोनों को देखकर ये लिखा, और फिर इन तीनों को देखकर ये तीनों लिखते। खत्म। आ रही है बात समझ में? बट एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करोगे, जब आपको पूछा जाएगा कि साइन 60 प्लस कॉस 45 प्लस tan 90 प्लस कॉसेक 30 इंटू मल्टीप्लाई डिवाइड सब लगा देंगे, तो क्या आप टेबल बनाते बैठोगे क्या? नहीं, आपको रटे हुए होना चाहिए वैल्यू क्या होगी। आई बात समझ में? जैसे ही बोला साइन 30 1/2, जैसे ही बोला कॉस 60 1/2। आई बात समझ में? इस तरह से आपको बिल्कुल परफेक्ट पता होना चाहिए कहां क्या लिखा है।
समझ में आई बात? तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। आप ये टेबल अच्छे से बना लो, ये टेबल अच्छे से बना लेंगे सभी लोग फटाफट से। बनाई क्या? ठीक है, तो इसको बनाने का एक और तरीका है, वो मैं आपको बताता हूं, है ना। इसको बनाने का एक और तरीका है, यहां पर लिख दो रूट, ठीक है, रूट यहां पर 4, फिर यहां पर भी रूट अपॉन में 4, रूट अपॉन में 4, यहां पर भी रूट अपॉन में 4, यहां पर भी रूट अपॉन में 4, ठीक है। और एक लाइन चला दो 0 1 2 सॉरी 0 1 2 3 4, ठीक है। क्या किया मैंने? अंडर रूट ऑफ अपॉन में 4, अंडर रूट ऑफ अपॉन में 4, अपॉन में 4, अपॉन में 4, अपॉन में 4, फिर 0 1 2 3 4 लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 0 अपॉन एनीथिंग विल बिकम 0, तो यहां क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 1/4, तो अंडर रूट ऑफ 1/4 क्या आएगा? 1/2, ठीक है। फिर अंडर रूट ऑफ 2/4, अंडर रूट ऑफ 2/4 क्या आएगा? 2 2 4, तो अंडर रूट ऑफ 1/2, तो 1/√2। अंडर रूट ऑफ √3/4, तो क्या आ जाएगा? √3/2। अंडर रूट ऑफ 4/4 मतलब अंडर रूट ऑफ 1 आएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? तो यहां पर आपको वैल्यूज भी याद नहीं करनी पड़ेगी कि यहां क्या डालना है, ठीक है। तो यहां पर ये इतनी अच्छी चीज बताई मैंने कि अंडर रूट ऑफ 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, अगर ये लिख दिया आपने, अगर ये ध्यान रह गया आपको, तो आपको कभी भी एट एनी पॉइंट आपको साइन थीटा की भी वैल्यू याद नहीं करनी है कि 0 आता है कि 1/2 आता है कि 1/√2 आता है या √3/2 आता है। आपको वो याद है, बस आपके पास साइन थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया तो कॉस थीटा निकालना बता दिया मैंने, उल्टा चल लो बिल्कुल, और उन दोनों से ये निकल जाएगा और बाकी निकाले आपके सामने। क्लियर सभी को अच्छे से? तो तरीके तो देखो बहुत सारे होते हैं, एक से एक तरीके होते हैं, है ना। ये सब ऑब्जर्व करके बनाए हुए होते हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं। रफ कर दूं इसको, तो आपको क्या करना होगा? ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद नहीं करनी है, आपको हर एक वैल्यू याद करनी है। समझ में आई बात? चलो क्वेश्चन तो वैल्यूज आपको रट जानी चाहिए, ठीक है। आपके पेरेंट्स के मोबाइल पर मैसेज करूंगा मैं कि 2 दिन के बाद इनसे वैल्यूज पूछें। आई बात समझ में? तो आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स को सुनाना। फिर एनसीईआरटी में तो डी टेबल में उनको पेज नंबर भी मैसेज कर दूंगा कि एनसीईआरटी के ये वाले पेज पर क्या है, या फोटो क्लिक करके भेज दूंगा कि ये वैल्यूज पूछो, ठीक है। जो लोग ज्यादा मक्कारी करते हैं ना, अब देखो कैसा मजा आएगा। बोर्ड एग्जाम में हल्के में थोड़ी लेना है आपको। आई बात समझ में? बोर्ड एग्जाम को हल्के में लोगे तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलने वाला, मैं चलने ही नहीं दूंगा। तो पहला क्वेश्चन, इवैल्यूएट इसका फर्स्ट पार्ट, साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो जो लोग मोबाइल में देख रहे हैं, हो सकता है उनको छोटा छोटा दिखता हो, है ना। इसीलिए आपसे बोला था बड़ी स्क्रीन का जुगाड़ कर लो कहीं से भी, है ना। बड़ी स्क्रीन पर देखोगे, टैबलेट पर, लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर, तो अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि हमारी आंखों का सवाल है। आंखें हमारी छोटी स्क्रीन पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेती है ना। जो हमारी आंखों की मसल्स होती है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर लगता है।
तो बेटर है बड़ी स्क्रीन की जुगाड़ कर लें, है ना। हम इतना सारा पैसा इधर उधर लगा देते हैं, एक अगर बड़ी स्क्रीन की जुगाड़ करने में लगा दें तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी लंबी जानी है ना। अभी तो कोई आप ऐसा है नहीं कि अभी से आपको कोचिंग आने मिल जाएगा, ठीक है। चलो, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30 डिग्री, वैल्यू निकालेंगे फटाफट से। और जिनका हो जाएगा इसी का सेकंड पार्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू बताओ, फिर सेकंड पार्ट करो फटाफट से। मैं बोलकर बताऊंगा, है ना, जिनको देखने में प्रॉब्लम आ रही है उनको मैं बोलकर बताऊंगा क्या लिखा है मैंने सेकंड पार्ट में, बट उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको। टेन 30 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री, ठीक है। यहां पर साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30, क्लियर। यहां पर वैल्यूज डालते हैं हम जैसा कि हम जानते हैं वैल्यूज क्या होती है, √3/2 और कॉस 30 डिग्री √3/2 माइनस cos 60 1/2 sin 30 1/2। ठीक है, तो कितने लोगों की सही वैल्यू आई फर्स्ट वाले पार्ट में, अच्छी बात है। सेकंड पार्ट, अब टेन 30 कैसे सोचा मैंने 1/√3, देखो टेन 30 1/√3 ऐसे सोचा मैंने कि साइन 30 क्या होता है 1/2, ठीक है, और कॉस 30 क्या होता है √3/2, 2 से 2 गया तो क्या आएगा 1/√3, ठीक है। इस तरह से मैंने सोचा टेन 30 डिग्री। कॉसेक 60 सोचने के लिए मैं साइन 60 सोचूंगा, साइन 60 क्या होगा √3/2, तो क्या लिख दूंगा मैं 2/√3, ठीक है, प्लस टेन 60 क्या होगा √3, है ना। ये कैसे सोचा मैंने, टेन 30 1/√3 है तो टेन 60 क्या हो गया √3 हो गया, मल्टीप्लाई सेक 30 के लिए कॉसेक 30 देखेंगे, सेक के लिए कॉस क्या होता है कॉस 30 होगा √3/2 तो 2/√3, आई बात समझ में, √3 से √3 कैंसिल, यहां पर क्या आएगा 2/3 प्लस 2, 3 LCM 3 2 6, 8/3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत, अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, इवैल्यूएट। क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट। साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 इंटू 10 स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है।
सेकंड पार्ट इतने से में नहीं आएगा, तो पहले एक पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा पार्ट करेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। इसको इवेल्युएट करेंगे फटाफट से। साइन 30 1/2 का स्क्वायर इंटू कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर प्लस 4 tan स्क्वायर 30, तो tan 30 कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन 91 का स्क्वायर प्लस 1/8 कॉट 60। कॉट के लिए tan 60 कितना होता है, tan 60√3, तो कॉट कितना हो गया 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये वैल्यूज नहीं दिख रही है तो अच्छी बात है, मैं चाहता ही यही हूं कि आपको ये वैल्यूज दिखे ही ना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ये रहा, वैल्यूज ऑलरेडी मैं टेबल में लिखवा चुका हूं, निकालो। ठीक है, तो यहां 1/4 1/2 बॉड मास की बहुत जरूरत पड़ेगी। बॉड मास अगर वीक है तो गलत आएंगे आपके। तो क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड के फर्स्ट का क्या आ रहा है, 2 आ रही है वैल्यू। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट की वैल्यू 2 आ रही है। चलो नेक्स्ट, समझ में आया सभी को? कोई भी ऐसी चीज़ नहीं इसमें जो मैं बताऊं आपको। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ये रहा, वैल्यूज आपके पास है, इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। आपका कैलकुलेशन कैसा है, अगर अच्छा है तो एक बार में सही आ जाएगी। आराम से ध्यान से करोगे, सारे ब्रैकेट्स लगा के बॉड मास को फॉलो करते हुए, तो एक बार में सही आनी है। और अगर आप कैजुअली चलोगे, स्क्वायर है पर ब्रैकेट नहीं लगानी है ना, और ये सारी आदतें आपकी जो है बुरी वाली, ठीक है, तो फिर तो गलत आएगा ही, उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ठीक है, जो चीज जैसे की जाती है वैसे करें तो अच्छा है ना? आई बात समझ में? नहीं करेंगे तो रिस्क है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 अपॉन कॉसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इवेल्युएट करते हैं इसको फटाफट से। ये अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं है कि नहीं है, मज़ा आता है कि नहीं आता है, या फिर ऐसे ही है केवल।
वैल्यू डालेंगे फटाफट से। टेन 60 √3 का स्क्वायर प्लस 4 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 sec 30 cos 30 कितना होता है √3/2 2/√3 का स्क्वायर 2/√3 का स्क्वायर प्लस 5 cos 90 0 है ना, तो 0 का स्क्वायर से कोई मतलब ही नहीं है। फिर cosec 30 sin 30 कितना होता है 1/2 तो cosec 30 2 आ गया। sec 60 cos 60 कितना होता है 1/2 तो 2 आ गया, माइनस cot 30 tan 30 कितना होता है 1/√3 तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या 3 + 4 × 1/2 ठीक है, प्लस 3 × 4/3 प्लस 0, यहाँ पर 4 - 3 ठीक है, तो वो तो 1 हो जाएगा। तो 3 + 2 से 2 बार में तो 2 प्लस 3 से 3 ये 4, तो कितना आया 4 और 3 7 8 9 9 आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन अगर गलत उतारोगे तो गलत आएगा ही। क्वेश्चन अगर आपने गलत उतारा है, सबसे पहली मिस्टेक क्या होती है किसी से भी, अगर मैं भी जहां से दे रहा हूं क्वेश्चंस, ठीक है, तो अगर मैं भी क्वेश्चन गलत उतारूंगा तो आंसर मैच करेगा क्या, हो ही नहीं सकता। ठीक है, कोइंसिडेंटली हो जाए तो हो जाए, आ रही बात समझ में, कोई दो ऐसी वैल्यू एक्सचेंज हो जाए जिनका वैल्यू एकदम सेम रहती है, जैसे sin 30 और cos 60 की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, तो जहां पर sin 30 लिखा हुआ है वहां पर मैंने cos 60 लिख दिया है तो बात अलग है। अदरवाइज क्या होगा, अगर क्वेश्चन गलत उतारा तो वैल्यू गलत आनी ही आनी है। अगर हमने कहीं पर भी एक भी जगह वैल्यू गलत रखी है तो भी आंसर गलत आना ही आना है। तो आपको क्या चेक करना है, अगर आपकी वैल्यू गलत आ रही तो सबसे पहले क्वेश्चन चेक करो, हर एक वैल्यू जो आपने रखी वो चेक करो, उसके बाद ये चेक करो कि यहां पर स्क्वायर है स्क्वायर लगाया कि नहीं, यहां पर स्क्वायर है स्क्वायर लगाया कि नहीं, यहां पर स्क्वायर है स्क्वायर लगाया कि नहीं, स्क्वायर है स्क्वायर लगाया कि नहीं। देखो यहां पर 0 है फिर भी मैंने स्क्वायर लगाया, क्यों, क्योंकि आदत है। ठीक है, अब इसको बुरी आदत बोलो चाहे अच्छी आदत बोलो, मेरा तो फायदा हो रहा है, आंसर सही आ रहा है ना मेरा, खत्म बात, क्लियर है। तो आपको बनानी है ऐसी आदत तो बनाओ, नहीं बनानी है मत बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है, यानी कि शो दैट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो LHS = RHS लेकर आना है हमें इन क्वेश्चंस में। तो एक एक करके करते हैं सारे क्वेश्चंस। फर्स्ट, cos 60 into cos 30 minus sin 60 into sin 30 degree is equal to cos 90। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट, cos 60 डिग्री is equal to 1 minus 2 sin square 30 degree is equal to 2 cos square 30 degree minus 1। ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, इस पार्ट में LHS और RHS है, इसमें क्या है, मिडिल फैक्टर भी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट पार्ट, राइट मोस्ट पार्ट और मिडिल पार्ट तीनों को इक्वल लेकर आना है। ठीक है, तो करो सॉल्व फटाफट से।
तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, टेकिंग एलएचएस टेकिंग आरएचएस ऐसा लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो बड़ा है वो कौन है, लंबा जो है वो क्या है, एलएचएस, तो एलएचएस ले लो। तो टेकिंग एलएचएस, एलएचएस लिया हमने, एलएचएस लिया तो क्या है एलएचएस में, cos 60 तो 1/2 इंटू cos 30 √3/2 माइनस साइन 60 √3/2 और साइन 30 1/2। तो कितनी आ गई वैल्यू, √3/4 माइनस √3/4, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ टेकिंग RHS, तो LHS क्या आ गया आपका 0। नाउ टेकिंग RHS विच इज इक्वल टू cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, ठीक है। तो RHS इज ऑल्सो इक्वल टू 0, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, आई बात समझ में? इस तरह का रिप्रेजेंटेशन चाहिए रहता है प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। अब यहाँ पर टेकिंग लेफ्ट मोस्ट साइड, टेकिंग लेफ्ट मोस्ट साइड, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। नाउ टेकिंग मिडल पार्ट 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 - 2 साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर, तो 1 - 2 इंटू 1/4, तो क्या आएगा, 1 - 1/2 इज 1/2। नाउ टेकिंग राइट मोस्ट पार्ट, राइट मोस्ट पार्ट, राइट मोस्ट साइड, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, cos 30 कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं नीचे, देयरफॉर लेफ्ट मोस्ट साइड इज इक्वल टू मिडिल पार्ट इज इक्वल टू राइट मोस्ट साइड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, लिख देंगे सभी लोग, अच्छे से समझ में आया। चलो इसी का सेकंड, अच्छा ये सेकंड पार्ट ही था, थर्ड पार्ट इसी का थर्ड पार्ट, इसी का थर्ड पार्ट, शो दैट tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, ठीक है। यहां पर आपको क्या शो करना है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पे, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। क्लियर है, तो टेकिंग LHS लेकर करेंगे फटाफट से, क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे और प्रूफ करके देखेंगे हो पा रहा है क्या।
चलो, तो यहाँ पर क्या बोला है हमें, 1060 की वैल्यू बोलो √3 माइनस 1/√3, ठीक है, 1 प्लस √3 इंटू 1/√3, ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, तो कितना आ गया, यहाँ पर ये 1 है ना, बस 1 + 1 2 होता है, ठीक है, तो यहाँ 2 है ना, ये वाली गलती हो जाती है अक्सर कि ये तो 1 ही है ना, तो नीचे क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो इस तरह की गलती हो जाती है अक्सर, आपको ध्यान रखना है 1 + 1 2 होता है ना। √3 माइनस 1/√3 इसको सॉल्व करेंगे पहले, है ना, स्पेस चाहिए रहती है, तो √3 LCM आया ना, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 - 1 है ना, और यहाँ कितना आ रहा था 1 + 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है, 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 है ना, तो कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 आ रहा है क्या ऐसा, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा प्रूफ दैट है ना ये, तो क्या 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है, हाँ होती है, सही है मतलब अपना, ठीक है, समझ में आया सभी को। यहाँ पर आपको इसको इसके इक्वल लाना है ना, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1/√3 और 1030 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√3, तो क्या आ जाएगा LHS = RHS, क्लियर, हेंस प्रूव्ड। चलो, तो आज इतना ही पढ़ते हैं। आपको शीट जो मिली थी है ना, उसमें आपने पेज नंबर 1 और 2 तो कर लिए, पेज नंबर 3 पर देखो क्या हेडिंग है पेज नंबर 3 की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल, ठीक है, पेज नंबर 1 और 2 पर क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पेज नंबर 3 पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। तो आपको क्या करना है, ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक। आज जो पढ़ा है हमने उसके बेसिस पर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे तो आप आगे कर पाओगे अच्छे से, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 26 27 देखो पेज नंबर 5 पर, पेज नंबर 5 पर 26 27 जो है इस टाइप का क्वेश्चन में बोल रहा था आपको बोर्ड एग्जाम में आता है, आई कि नहीं आई बात समझ में, काफी टाइम से नहीं आया है बट इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं 3 मार्क्स में, और 90% बच्चों से नहीं बनते, मोर देन 90% बच्चे नहीं करके आते हैं, ज्योमेट्रिकली उनको लाना आता ही नहीं है sin 30 या cos 60 या sin 60 की वैल्यू। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा सम पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसमें कौन कौन से 60 30 और 45 ये तीनों डिग्रीज पर वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये हमने देखा। 0 और 90 की भी अगर निकालने के लिए होती तो हम निकाल सकते थे, आई बात समझ में, बट वो एक्सपेरिमेंटली आती है, ऐसे नहीं आएगी, क्लियर है। ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें जितना हम खुद से निकाल सकते हैं उतना हम सीखेंगे। अब जो चीज निकाल ही नहीं सकते उसको कुछ तो भी करके थोड़ी बताएंगे, है ना। तो 0 और 90 की हमने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, जबकि 30 45 और 60 के लिए हर एक वैल्यू हमने निकाल कर देखी, कैलकुलेट करी, ज्योमेट्रिकली हमने निकाली, यहां पर फिगर बनाया हमने ज्योमेट्रिक फिगर और उसके थ्रू वैल्यू निकाली। क्लियर है सभी को अच्छे से, वैल्यूज निकालना आई। तो हमने मैंने क्या बोला आपको, पेज नंबर 3 पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11, ठीक है, और पेज नंबर 5 का 26 27 ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको अगर प्रैक्टिस के लिए करना है तो कर सकते हो। 26 और 27 क्वेश्चन ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, समझ में आई बात सभी को अच्छे से। चल तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप ट्राइंगल्स की डाउट क्लास अपलोड होने वाली है, उसको देख लेना, और ट्राइंगल का टेस्ट होने वाला है, उसके लिए तैयारी कर लेना, ठीक है। रियल नंबर की आपने लेट्स प्रैक्टिस रियल नंबर डाउनलोड कर ली होगी, लेट्स प्रैक्टिस रियल नंबर को सॉल्व करो और उसका भी टेस्ट आएगा, उसके पहले उसके डाउट्स भेजो, ठीक है। ट्राइंगल्स को एनसीईआरटी से ट्राई किया कि नहीं आपने वो देख लो, रियल नंबर को भी आप एनसीईआरटी से ट्राई कर लो, और ऑब्जेक्टिव भी अपलोड हो गई होगी, लाइफ प्रोसेसेस की भी ऑब्जेक्टिव आने वाली है, मैग्नेट इफेक्ट की ऑब्जेक्टिव अपलोड हुई थी वो आपको करनी है, मैग्नेट इफेक्ट का भी क्या होगा टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है आपको। और हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट का अकेला सिंगल टेस्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी साथ में होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट प्लस इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट होगा।
ध्यान से आपको तैयारी करनी है इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। समझ में आ गई बातें? ठीक है, आपको एनसीईआरटी करनी है मैग्नेटिक इफेक्ट की, उससे डाउट पूछने, ये सारा आप करते चले जाओ। ठीक है, वर्क आपके पास बढ़ता चला जाएगा, फिर आप बैठे रह जाओगे, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आपके पास। सेल्फ स्टडी पर ध्यान दो। ठीक है, ये जो स्कूल वाले आपसे राइटिंग वर्क करवा रहे हैं ना, आपको राइटिंग थोड़ी सुधारनी है कोई, हाँ लिखते ही बैठ रहे हो बस, तो कैसे काम चलेगा? मैनेज करो टाइम को, और नहीं मैनेज हो रहा है तो कॉल करके पूछो। आई बात समझ में? हर साल आपके जैसे बहुत सारे बच्चे यहां से पास आउट होते हैं और काफी अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में, तो कम से कम वो देखते हुए ही आप गाइडेंस ले लो। और आपको लगता है कि आपके पास, आपके पेरेंट्स के पास बहुत अच्छा गाइडेंस है, आपके बड़े ब्रदर सिस्टर है वो अच्छा गाइड करे, तो उनसे गाइडेंस लो। केवल बैठने से काम चलेगा क्या? बताओ कि अब तो बहुत सारे इकट्ठा हो गया, अब तो हो ही नहीं पाएगा कुछ, इससे कोई काम नहीं चलेगा, केवल इससे टेंशन बढ़ता है और कुछ भी नहीं होता है। आपको प्रायोरिटी सेट करके निपटाना पड़ता है जब काम पेंडिंग हो जाता है तो। आई बात समझ में? तो अगर आपका मैथमेटिक्स साइंस जो भी पेंडिंग हो गया है उसको एक एक करके निपटाते चले जाओ, यही एक ऑप्शन है। बैठे रहोगे तो लाइफ भर बैठे रह जाओगे। अब बैठना है कि कुछ करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? चल, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन मैं दे सकता हूं, बट प्रॉब्लम बताओगे तब। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क जरूर कर लेना ट्रिग्नोमेट्री का।